हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज पैड। तो आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है केसरी चैप्टर 2 जालियांवाला बाग की अनकही कहानी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो हम सब ने पढ़ा है, जिसके बारे में सुनकर आज भी दिल दहल जाता है। इस फिल्म में भी हमें सच्ची घटनाएं 13 अप्रैल 1919 में हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की घटनाओं को दिखाया गया है। इस फिल्म में हम देखेंगे कैसे वकील श्री शंकर नायर ब्रिटिश साम्राज्य को अदालत में घसीटा था और शंकर नायर ने यह भी साबित किया कि ये हत्याकांड एक गलती नहीं बल्कि जानबूझ के की गई थी। तो फिर चलिए फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग से, जहां हजारों संख्या में लोग इकट्ठे होकर रॉलेट एक्ट के अधिनियम को रद्द करने की मांग कर रहे थे। दरअसल रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में डालने का अधिकार प्राप्त हो गया था, जिससे भारतीय खुश नहीं थे। इसलिए इन लोगों ने रॉलेट एक्ट और भारतीयों की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक सभा की थी। उसमें से एक परगत नाम का भी बच्चा अपनी माँ और बहन के साथ उस सभा में आया हुआ था कि तभी ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जनरल डायर अपनी पूरी फौज के साथ वहां आ पहुंचता है और जनरल डायर की फौज वहां बैठे सभी लोगों पर बंदूक तान देता है कि तभी उसकी टीम का एक ऑफिसर जनरल डायर को कहता है कि हमें पहले इन्हें वार्निंग देनी चाहिए, लेकिन डायर उसकी नहीं सुनता और वो बिना किसी चेतावनी के वो सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, फायर, और वहां बैठे सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। लोगों की चीखें गूंजने लगती है। डायर ने ग्राउंड का गेट बंद करवा दिया था और लोग बाहर नहीं निकल पाए। इस कांड में हजारों लोग, बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान मारे गए। ये दृश्य वाकई दिल दहला देने वाली थी, जिसमें से वो बच्चा परगत भी अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और बहन को मरते हुए देखता है। परगत उस भीड़ में जख्मी हालात में दब जाता है। फिर अगली सीन में हमें विक्की कौशल की आवाज में बताया जाता है कि 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तब इस युद्ध में अंग्रेज हारने लगे और अंग्रेजों को सैनिकों की कमी पड़ने लगी। फिर उन्होंने हिंदुस्तानियों से एक वादा किया कि तुम अपनी जवान हमारी लड़ाई में शामिल करो। अगर तुम लोग इस जंग को जीतने में हमारी मदद करोगे तो बदले में हम हिंदुस्तान छोड़ तुम्हें आजाद कर देंगे। बस इसी वादे पर 15 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। सब इस उम्मीद में थे कि हमारा देश आजाद हो जाएगा। और जब हिंदुस्तानियों की वजह से अंग्रेज विश्व युद्ध जीत गए तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को धोखा दे दिया और उल्टा उन पर अत्याचार करने लगे। इसमें से पंजाब ने सबसे ज्यादा इस युद्ध में अपने सैनिकों को भेजा था, इसलिए वो सब लोग आक्रोश में आ गए थे। फिर एक आंदोलनकारी प्रोफेसर जिसका नाम कृपाल सिंह था, उसने पंजाब के नौजवानों के साथ मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाई। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि ब्रिटिशों ने कृपाल सिंह को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए, लेकिन हर बार नाकाम हो गए। दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि कृपाल सिंह को फंसा दिया जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए ताकि हिंदुस्तानी ब्रिटिशों के खिलाफ न जाए। तब पंजाब का गवर्नर माइकल ऑडवायर का एडवाइजर तीरथ सिंह, जो कि एक भारतीय है, वो उसे बताता है कि वो एक ऐसे शख्स को जानता है जो कृपाल सिंह को कोर्ट में गलत साबित कर देगा, और उस शख्स का नाम है शंकर नायर, जो कि पेशे से एक वकील था। वो हिंदुस्तान का टॉप वकील था जो आज तक कोई केस नहीं हारा था। तीरथ और माइकल अडवायर शंकर नायर से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि कृपाल सिंह ने हमारे ऊपर केस कर दिया है और वो चाहते हैं कि शंकर नायर अंग्रेजों की तरफ से ये केस लड़े, जिसके लिए शंकर नायर तैयार हो जाता है। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शंकर नायर कृपाल सिंह के खिलाफ बोलता है कि कृपाल सिंह को बॉम्ब बनाना आता है और उसी ने अपने कॉलेज के स्टूडेंट को बॉम्ब बनाना सिखाया था और उन स्टूडेंट ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को बम से उड़ा दिया था। ये सब सुनकर जज कृपाल सिंह को जेल में डालने का परमिशन दे देता है। जाते जाते कृपाल सिंह नायर से कहता है कि आप एक अच्छे वकील हैं, लेकिन गलत लोगों के लिए लड़ रहे हैं और एक दिन आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल एडवायर जनरल डायर से जालियांवाला बाग में हुई घटनाओं के बारे में बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया, अगर ये बात बाहर आ गई तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर जनरल डायर तीरथ सिंह से इस खबर को दबा देने के लिए कहता है और तीरथ सिंह अपने आदमियों को प्रेस ऑफिस जाने को कहता है और सारे अखबारों को जला देने को कहता है जिसमें जालियांवाला कांड के बारे में लिखा था, और अब ये खबर कभी बाहर नहीं आ पाएगी। फिर तीरथ सिंह डायर से कहता है कि आपके इस कांड की वजह से लाशों के लिए कब्रिस्तान और शमशानों में कोई जगह नहीं बची है, जिस पर डायर कहता है कि बाकी जो लाशें हैं उससे नाले में फेंकवा दो। फिर तीरथ माइकल से कहता है कि जालियांवाला बाग में जिनके परिवार की मौत हुई है वो सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हैं। इस पर माइकल कहता है कि उन सब के परिवार को 25 रुपए तक का मुआवजा दे दो। और इधर तीरथ सिंह एक कमीशन मीटिंग रखने की बात करता है जिसमें शंकर नायर को भी बुलाया जाता है क्योंकि वो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। और जब नायर मीटिंग के लिए पहुंचता है तो वो देखता है कि एक बच्चा गेट पर पोस्टर लेके खड़ा है। दरअसल वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि परगत था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन बच गया था। इसके बाद नायर मीटिंग में जब पहुंचता है तो रिपोर्ट पढ़ के सुनाया जाता है कि 13 अप्रैल को 2332 राउंड फायर हुए,
जिसमें 1650 टेररिस्ट मारे गए। इस पर नायर पूछता है कि जब टेररिस्ट ने गोली चलाई तो कितने अंग्रेजों को गोली लगी। इस सवाल से सभी लोग चुप हो गए। दरअसल अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को दबाने के लिए एक चाल चली। जितने भी मृतक लोग थे उन सबको अंग्रेजों ने आतंकवादी का नाम दे दिया कि जनरल डायर ने उन सब पर इसलिए गोलियां चलवाई क्योंकि वे लोग टेररिस्ट थे। शंकर नायर को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जरूर अंग्रेजों की ये कोई चाल है और जालियांवाला बाग हत्याकांड जानबूझ के की गई थी। इधर हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने बिना मृतक के परिवार की जानकारी के उन्हें 25 रुपए मुआवजा देकर पेपर पर स्टैम्प लगवा रहे होते हैं, जिसमें लिखा था कि हमें अब अंग्रेजों से कोई शिकायत नहीं है। फिर शंकर नायर तीरथ सिंह के पास जाता है। वो जनरल डायर से इस बारे में बात करना चाहता था और कुछ ही देर में डायर वहां आ पहुंचता है, जहां डायर का रूड बिहेवियर देखकर नायर समझ जाता है कि डायर एक घमंडी इंसान है और वो हिंदुस्तानियों से बहुत नफरत करता है। इसलिए नायर उस समय उसे कुछ नहीं बोलता है। जब नायर वहां से जा रहा होता है तो वापस से उस बच्चे परगत को देखता है, जहां नायर को पता चलता है कि सब लोग अंदर मुआवजा ले रहे हैं लेकिन ये बच्चा सिर्फ न्याय मांग रहा है। उसके बाद नायर परगत से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम आंदोलन मत करो, इन सब में कुछ नहीं रखा है, तुम स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। इस पर परगत कहता है कि सिर्फ पढ़ाई करके ही देश को नहीं चलाया जा सकता और कहता है कि मैंने अपने माँ बहन के साथ आंदोलन में ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने मेरे परिवार को मार डाला, ऐसे में मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा। ये सब सुनकर नायर को काफी बुरा लगता है और यहाँ नायर को ये भी पता चलता है कि ये बच्चा परगत कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कृपाल सिंह का बेटा है, जिसे नायर ने जेल करवाया था। फिर हम देखते हैं कि कमीशन मीटिंग में सारे अंग्रेज जनरल डायर को नॉट गिल्टी बताते हैं, लेकिन नायर डायर को गिल्टी बताता है। क्योंकि डायर के लिए नॉट गिल्टी का वोट ज्यादा था इसलिए उसके ऊपर से कार्रवाई हटा दी जाती है। ये सब देखकर नायर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था और नायर वहां से चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि परगत ने नश काट के अपनी जान दे दी है। ये सब देखकर नायर को बहुत दुख होता है और वो इस शहर को छोड़कर अपने शहर जा रहा होता है। तभी स्टेशन पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम दिलरीत गिल है और वो एक वकील है। दिलरीत नायर से कहती है कि आप मेरे आइडल थे, लेकिन आज आपने मुझे बहुत निराश किया है। सब कुछ जानते हुए आप कायरों के जैसे भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए, हमें ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये सब चुपचाप नायर सुन रहा होता है और वो वापस से अपनी बीवी के साथ ट्रेन में बैठ जाता है। इधर दिलरीत डायर के खिलाफ केस कर देती है और जब ये बात धीरथ और माइकल को पता चलती है तो ये लोग काफी घबरा जाते हैं कि कहीं दिलरीत के हाथों कोई सबूत न लग गया हो। लेकिन डायर का लॉयर कहता है कि वो एक लड़की हमारा क्या कर लेगी, उसका ये पहला केस है, वो हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है और दिलरीत कोर्ट में आती है और वो आती अनाउंस कर देती है कि ये केस मैं नहीं बल्कि मिस्टर शंकर नायर लड़ेंगे। ये सुनकर डायर और बाकी के अंग्रेज काफी शॉक्ड होते हैं और नायर कोर्ट आता है। फिर सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि नायर ट्रेन में तो बैठता है अपने शहर जाने के लिए, लेकिन वो जाता नहीं है और वापस जालियांवाला बाग पहुंच जाता है, जहाँ का दृश्य देख वो काफी भावुक होता है और अब वो ठान लेता है कि उन मासूमों को वो न्याय दिलवा के रहेगा। नायर दिलरीत से कहता है कि वो डायर के ऊपर केस करे, लेकिन किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भी इस केस में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि अगर डायर को पता चलेगा तो वो लोग उसके पीछे पुलिस छोड़ देंगे और वो उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं इकट्ठा कर पाएगा। दिलरीत वैसा ही करती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि डायर का लॉयर कहता है कि डायर ने उन सब पर इसलिए गोलियां चलवाई क्योंकि वो लोग टेररिस्ट थे। साथ ही वो कहता है कि उस दिन कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी वो लोग हथियार लेकर ग्राउंड पर इकट्ठे हो गए थे। इस पर नायर कहता है कि 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में जो हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी और ये कर्फ्यू एक ढोंग था। अगर कर्फ्यू लगा होता तो जालियांवाला बाग से सिर्फ 6 मिनट की दूरी से पुलिस स्टेशन के सामने हजारों लोग गुजर रहे थे, लेकिन वहां का कलेक्टर करतार सिंह ने किसी को नहीं रोका, चुपचाप उन्हें जाते हुए देख रहा था। फिर करतार सिंह को उस कटघरे में बुलाया जाता है। वो झूठी कहानी बना के कहता है कि उस दिन मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था कि तभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जालियांवाला बाग की ओर जा रहे थे। मैंने लाउड स्पीकर के जरिए सबको अलर्ट किया कि आगे कर्फ्यू लगी है, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी और उल्टे उन्होंने हथियार निकाल लिए। फिर नायर कहता है कि जालियांवाला हत्याकांड से कुछ देर पहले ही ग्राउंड के ऊपर से हवाई जहाज निकला था। दरअसल ये जनरल डायर ने ही भेजा था, ये देखने के लिए कि जालियांवाला बाग में कितने लोग आए हैं। इस पर डायर का लॉयर कहता है कि उस हवाई जहाज में डायर का एक आर्मी ऑफिसर आया हुआ था। ये सुनकर नायर डायरी दिखाते हुए कहता है कि अगर कोई ऑफिसर आता तो उसकी एंट्री जरूर लिखी गई रहती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद नायर कहता है कि जितने भी मासूम लोगों को ये लोग टेररिस्ट बता रहे हैं, तो अगर वो टेररिस्ट थे तो उनके पास से एक भी हथियार हमें क्यों नहीं मिले, यहाँ तक कि बच्चे भी मारे गए, तो क्या वो बच्चे भी टेररिस्ट थे। ये सब सुनकर जज अगले हफ्ते से डायर पर कार्रवाई शुरू करने की परमिशन दे देता है। ये सब सुनकर डायर और उसके बाकी के टीम टेंशन में आ जाते हैं
और अब उन्हें एक ऐसे वकील की तलाश थी जो नायर के खिलाफ जा सके। तब तीरथ कहता है कि उसकी नज़र में एक लॉयर है जिसका नाम मिकैनली है। फिर तीरथ मिकैनली के पास जाता है। दरअसल मिकैनली और नायर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मिकैनली अंग्रेज की नाजायज औलाद थी और मिकैनली को लगता था कि ये बात नायर ने बाहर लीक की है, जिसकी वजह से उसे काफी लोगों ने उसका मजाक बनाया था। तीरथ मिकैनली से कहता है कि तुम्हारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम नायर से बदला ले सकते हो। मिकैनली नायर के खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मिकैनली कोर्ट जाता है। उसे देखकर नायर काफी शॉक्ड होता है। केस की कार्रवाई शुरू होती है और मिकैनली जज से कहता है कि मेरे क्लाइंट जनरल डायर अभी तक दोषी नहीं साबित हुए हैं, लेकिन प्रेस वालों ने उसके बारे में अखबारों में गलत लिखा है और मेरे क्लाइंट डायर को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रेस वालों को कोर्ट से बाहर निकाला जाए। नायर इसके लिए मना करता है, लेकिन जज मिकेलनी की बातों से एग्री हो जाता है और सभी प्रेस वालों को कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर मिकेलनी कहता है कि नायर के अकॉर्डिंग उस दिन जालियांवाला बाग में जो हुआ था वो एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन मेरे क्लाइंट और उनकी टीम अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वो कहता है कि 10 अप्रैल को ऐसा कुछ हुआ था जो 13 अप्रैल के जालियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है और वो ये प्रूफ करने के लिए मार्था स्टेविंस को कटघरे में बुलाना चाहता है। इस पर नायर कहता है कि एक ब्रिटिश औरत जो कि उस दिन जालियांवाला बाग में थी भी नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। फिर जज मार्था को कटघरे में बुलाता है और मिकेलनी मार्था से कहता है कि बताओ कि 10 अप्रैल को तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इस पर मार्था रोते हुए कहती है कि वो सिख कॉलेज में एक टीचर है और 10 अप्रैल को वो अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी एक इंडियन स्टूडेंट उसे घसीटते हुए स्टोर रूम में ले गया और उसका रेप किया। फिर मिकेलनी जज से कहता है कि उस लड़के का नाम तनवीर चौधरी है और वो एक टेररिस्ट है और उसने अपना गुनाह बहुत गर्व के साथ कबूल किया है। साथ ही वो कहता है कि 12 अप्रैल को तनवीर चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से तनवीर चौधरी की फौज गुस्से में आ गई और 13 अप्रैल को पहले से जालियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे जो हथियार लिए रॉलेट एक्ट का विरोध आंदोलन कर रहे थे और वो फौज सब जालियांवाला बाग में जाकर उस भीड़ में मिल गए और उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों को ब्रिटिशों के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। और तनवीर चौधरी ने जो मार्था के साथ किया वो बाकी के पंजाबी सब ब्रिटिश के और भी औरतों के साथ करना चाहते थे, इसलिए जनरल डायर ने ब्रिटिशों की सिक्योरिटी के लिए यह कदम उठाया। ये सब सुनकर जज नायर से कहता है कि अगर उसके पास कोई और सबूत है तो वो कोर्ट में पेश करे, लेकिन उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था क्योंकि वो मार्था के बारे में कुछ नहीं जानता था। इन्हें अंग्रेज गुस्से में थी कि शंकर नायर एक रेपिस्ट के लिए लड़ रहा है, इसलिए वो सब नायर के मुंह पर काले खोद देते हैं और उसे काफी जलील करते हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है। नायर और दिलरीत मार्था के बारे में सब कुछ पता करने में लग जाते हैं। अगले दिन कोर्ट में दिलरीत मार्था से बहुत सारे सवाल जवाब पूछती है और साथ ही कहती है कि वो लड़का तनवीर चौधरी जेल में है और वो उसे मिलने गई थी, जहां तनवीर ने उसे सारी बातें बता दी। दिलरीत कहती है कि तनवीर चाहता तो वो मार्था के खिलाफ जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अभी भी मार्था से प्यार करता है। ये सब सुनकर मार्था रोते हुए सारी सच्चाई बोल देती है और कहती है कि मैंने सब झूठ बोला था। मार्था कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 10 अप्रैल को हमें प्रिंसिपल ने पकड़ लिया था। वो कहती है कि मैं एक इंडियन स्टूडेंट के साथ पकड़ी गई और ये कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात थी। प्रिंसिपल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि एक ब्रिटिश औरत और एक हिंदुस्तानी लड़की का अफेयर हो, जिसके बाद प्रिंसिपल तनवीर को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस ने मार्था से कही कि तुम तनवीर चौधरी के खिलाफ बोलो कि उसने तुम्हारे रेप किया है, नहीं तो वो तनवीर चौधरी को जान से मार देंगे और मजबूरन उसे ये सब करना पड़ता है। उसका कन्फेशन सुनकर मिकेनली और सभी लोग काफी हैरान थे। यहाँ पर तनवीर चौधरी का केस तो सॉल्व हो जाता है और वो इनोसेंट साबित होता है, लेकिन जालियांवाला बाग का केस अभी भी अनसुलझी थी। फिर मिकेनली कहता है कि जनरल डायर की इसमें कोई गलती नहीं है, उसने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काम किया था। अगले दिन कोर्ट में हम देखते हैं कि नायर डायर को कटघरे में बुलाता है, जहां वो जज को बताता है कि डायर बचपन से ही हिंदुस्तानियों से बहुत नफरत करता है। वो अपने ही एक हिंदुस्तानी सोल्जर को 25 बार अपने लोहे के जूते से बड़ी ही बेरहमी से मारा था क्योंकि वो सिर्फ ड्यूटी पर 5 मिनट लेट आया था। साथ ही नायर पर डायर का सर्विस रिकॉर्ड्स हाथ लगे थे जिसमें लिखा होता है कि डायर को एंगर इशू है। नायर कहता है कि ये बीमारी उसको तब शुरू हुई थी जब डायर छोटा था। वो शिमला के एक स्कूल में पढ़ने गया था जहाँ पे कुछ हिंदुस्तानी बच्चे डायर के हकलेपन का मजाक उड़ाते हैं, इसे हकला हकला बोल के चिढ़ाया था। दरअसल डायर के पिता भी हिंदुस्तानियों से बहुत नफरत करता था और धीरे धीरे डायर अपने पिता के जैसे बनने लगा और हिंदुस्तानियों के लिए उसके मन में नफरत बुरी तरह से फैल गई। साथ ही नायर डायर का मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करता है जिसको देखकर सबको पता चल गया कि डायर को एंगर इश्यूज है। ये सब सुनने के बाद जज अगले दिन कोर्ट का डेट दे देता है। अब डायर काफी टेंशन में आ गया, लेकिन मिकेनली उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, नायर जरूर कोई रूल ब्रेक कर रहा होगा जिसके लिए मिकेनली उसे फंसा देगा। फिर अगले दिन कोर्ट में नायर नहीं आता है क्योंकि उसे कोर्ट से निकाल दिया गया था। दरअसल डायर की जो मेडिकल रिपोर्ट नायर के हाथ लगे थे वो उसे इलीगल तरीके से मिले थे, जिसके लिए उसे निकाल दिया गया था। मिकेनली जैसे कहता है कि मेरे क्लाइंट डायर को कोई एंगर इश्यू नहीं है। साथ ही वो कहता है कि नायर ने जो डॉक्यूमेंट दिखाए थे वो बहुत पुराने थे
जिसके बाद जज अपना फैसला सुनाता है। डायर और उसके बाकी के ऑफिसर को नॉट गिल्टी घोषित कर दिया जाता है और मिकेनली ये केस जीत जाता है। नायर अब काफी दुखी होता है क्योंकि वो उन बेगुनाहों को इंसाफ नहीं दिला पाया था और वो वापस अपने शहर चला जाता है कि तभी उसे एक लेटर मिलता है जो कि कृपाल सिंह ने भेजे थे। इसमें कृपाल सिंह ने लिखा था कि मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं की होगी, जरूर उन अंग्रेजों ने मेरे बेटे को मारा होगा ताकि मेरा बेटा ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज ना उठा पाए। ये सब पढ़ के नायर बहुत रोता है और अब वो फिर से इस केस को रीओपन करने की मांग करता है, लेकिन अब जो नया जज था वो कोर्ट में आते ही इस केस को डिसमिस कर देता है क्योंकि उसका कहना था कि डायर को बाकी सबने नॉट गिल्टी घोषित किया है और पहले से ही केस पर काफी टाइम वेस्ट हुआ है। अब नायर को काफी गुस्सा आता है और वो जज को गाली देने लगता है। जज उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हें सजा होगी, लेकिन नायर रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू उसे गाली देते रहता है। इस पर जज उसे कोर्ट से बाहर निकाल देता है और अगले दिन प्रेस वालों को भी कोर्ट में बुलाया जाता है ताकि नायर को सभी के सामने सजा मिले और बेइज्जत किया जाए। और यहाँ हमें पता चलता है कि नायर ने उस दिन जानबूझ के जज को गाली दी थी ताकि उसे कोर्ट से निकाल दिया जाए और वो और भी सबूत इकट्ठे कर सके और प्रेस वाले अंदर आ सके, क्योंकि जज ने प्रेस वालों को कोर्ट के अंदर आने से मना किया था और जो वो सबूत दिखाएगा वो सबको पता चलेगी। और अब वो सारे सबूत सबके सामने रखता है कि कैसे डायर ने उन मासूम लोगों को मार दिया था जबकि उन लोगों के पास कोई हथियार नहीं थे। वो कहता है कि भले ही डायर को कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन वो सबको डायर की असलियत से वाकिफ कराएगा और वो सारे सबूत सामने रख देता है। और साथ ही वो कहता है कि आखिर कब तक हम अंग्रेजों के अत्याचार सहेंगे, और वो गाली देते हुए सारे अंग्रेजों को कहता है कि मेरे देश से तुम लोग निकल जाओ। जिसके बाद वहां बैठे लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। साथ ही वे सब शंकर नायर के इस काम से बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है और लास्ट में हमें रियल फोटो दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि इस केस के बाद जनरल डायर को सेना के पद से हटा दिया गया और उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। इस सदमे ने उसे इतना सताया कि उसे दौरे पड़ने लगे और आखिरकार उसकी मौत हो गई। और पंजाब के गवर्नर माइकल अडवायर को भी इस केस के बाद गवर्नर के पद से हटा दिया गया और 20 साल बाद एक भारतीय क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह ने माइकल अडवायर को जालियांवाला बाग का बदला लेते हुए गोली मार के हत्या कर दी। और शंकर नायर ने आखिरी सांस तक ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ा। उसके संघर्ष को पंजाब आज तक नहीं भूला, लेकिन दुख इस बात की है कि अंग्रेजों को उसके किए गए अत्याचारों के लिए उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है। जालियांवाला बाग के शहीदों के परिवार उस एक शब्द को सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे और वो एक शब्द है सॉरी। तो कैसी लगी आपको केसरी 2 की कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल मूवीज फाइट को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।